Good morning, students. Myself, Dr. Mahesh Misra. Today, we will study of the parameter of four terminal network, जो कि बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के फिजिक्स के थर्ड पेपर का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल। तो मैं लिखूं कि चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल। चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि चतुर टर्मिनल जाल क्या होता है। चतुर टर्मिनल जाल कहें कि एक ब्लॉक डायग्राम पर ने खींचा जिसके चार टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो कि युग्म के रूप में रहते हैं। ये अपने पास निवेशी सिरा, ये अपने पास निर्गत सिरा, ये आप सभी जानते हैं। जो निवेशी राशियां होती है अपन की करंट जो यहां पे रहता है वो अपने पास आई या मैं कहूं कि I1 जो वोल्टता रहती है दोनों टर्मिनलों के मध्य, जिसको V1 या VI से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सबस्क्रिप्ट I लग रहा है वो I इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसी प्रकार से यहां पे जो करंट है अपने पास आउटपुट करंट, जिसको मैं I2 कहूं या IO सबस्क्रिप्ट कहूं, इन दोनों टर्मिनलों के मध्य जो वोल्टता है वो V2 होगी या VO, जिसको निर्गत वोल्टता कहते हैं। अब यहां पे जो एक वर्ड अपने पास आया प्राचल, चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल क्या होते हैं। तो चतुर टर्मिनल जाल अपन ने क्यों बनाया कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जाल है उसके एनालिसिस करने के लिए, उसको सरल रूप से किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, लेकिन उसके संपूर्ण व्यवहार को अध्ययन कुछ पैरामीटर्स के द्वारा कर सकते हैं, कुछ प्राचल के द्वारा कर सकते हैं, जिसे चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल कहते हैं। तो इसको जब हम डिफाइन करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे, तो अपन कहेंगे कि चतुर टर्मिनल जाल के व्यवहार को कुछ प्राचल के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जो कि निवेशी एवं निर्गत सिरों पर मापित राशियों के रूप में होते हैं। वो चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल होते हैं। प्राचल जो मैंने बोला कि निवेशी एवं निर्गत राशियों के रूप में व्यक्त करते हैं। ये जो प्राचल अपने पास है उनको निवेशी एवं निर्गत राशियों के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब निवेशी और निर्गत राशियां कौन सी होगी? II, VI, IU और निर्गत IO, VO। या तो निवेशी राशियों के द्वारा व्यक्त करते हैं या निर्गत राशियों के द्वारा व्यक्त करते हैं, या निवेशी और निर्गत दोनों को मिलाकर के उन प्राचल को व्यक्त करते हैं। तो अपन इसको समझे कि प्राचल चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल क्या होंगे कि चतुर टर्मिनल जाल के व्यवहार को व्यक्त करते हैं। और प्राचल को किस प्रकार से व्यक्त कर पाएंगे? निवेशी एवं निर्गत सिरों पर मापित राशियों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि जो प्राचल अपने पास होंगे वो प्राचल किसके फंक्शन होंगे? I1 के। जो प्राचल की मैं बात करूं कि पैरामीटर जो अपने हैं प्राचल किसके फंक्शन होंगे? प्राचल इज द फंक्शन ऑफ I, IO, VI, VO, इनके द्वारा व्यक्त किए जाए, यानी कि इनके संबंधित अपने से संबंध रखते हैं। तो ये जो चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं उन्हीं का अध्ययन अपन करेंगे कि चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? प्राचल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जेड प्राचल, शायद आपने नाम भी सुना होगा, जेड पैरामीटर्स। दूसरा जो प्राचल है उसको वाई प्राचल कहते हैं। थर्ड जो पैरामीटर है या प्राचल है उसको एच प्राचल कहते हैं। प्राचल यानी कि इंग्लिश में इसको पैरामीटर अपन बोलते हैं, पैरामीटर। अब इनका स्पेसिफिक नाम भी है क्योंकि आपको मालूम है कि जेड जो अपने पास है प्रतिबाधा को व्यक्त करती है, तो इसको प्रतिबाधा प्राचल भी कहते हैं, प्रतिबाधा प्राचल। ये वाई प्रवेशिता को व्यक्त करती है, एडमिटेंस को व्यक्त करती है। मैंने पहले ही बताया कि ये जो वाई है प्रवेशिता जो है वो जेड के अपोजिट होती है। तो इस वाई के कारण से इसको प्रवेशिता प्राचल भी कहते हैं, प्रवेशिता प्राचल। एच प्राचल, एच एक क्या कहें कि अब्रिविएशन फॉर्म है हाइब्रिड का, संकर प्राचल, जिसमें प्रतिबाधा भी होंगी और प्रवेशिता भी होगी, तो इसको अपन कहें कि संकर, हाइब्रिड संकर प्राचल कहते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर। अब हाइब्रिड का मतलब इसमें प्रतिबाधा भी रहेगी, प्रवेशिता भी रहेगी, कि जो भी प्राचल अपने पास आएंगे वो प्रतिबाधा और प्रवेशिता के फंक्शन होंगे। अब जेड प्राचल जो अपने पास है, आगे आप देखोगे कि इस प्राचल को खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल भी कहते हैं। खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, इसकी चर्चा अपन करेंगे। इसको खुला परिपथ क्यों कहते हैं? खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। और ये अपने पास जो वाई प्राचल है इसको कहेंगे लघुपथित प्रवेशिता प्राचल, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, इसको ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर, और इसको हाइब्रिड पैरामीटर। चतुर टर्मिनल जाल के 3 प्रकार के प्राचल होते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं चतुर टर्मिनल जाल के, कि प्राचल चतुर टर्मिनल जाल के संपूर्ण व्यवहार को व्यक्त करते हैं, जो कि निवेशी एवं निर्गत सिरों पर मापित राशियों के फलन होते हैं। अब प्रत्येक का अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे जेड पैरामीटर प्रतिबाधा प्राचल या खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। जेड आपको मालूम है कि प्रतिबाधा होती है, तो इन प्राचलों का मान ज्ञात करने के लिए, प्राचल तो आप समझ गए, ये जो प्राचल होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। मैं कहूंगी Z11, Z12, Z13, या Z12 नहीं करके इसको मैं कहूंगी Z22, Z21 एंड Z22। ये जो इनका मान अपने पास आएगी Z11, Z12, Z21, Z22, ये प्रतिबाधा प्राचल होते हैं। और इसको जो अपन लिखेंगे इस प्रकार से लिख सकते हैं ZI, ZR, ZF, Z। पहले मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रतिबाधा के रूप में अपने पास तो इस प्रकार से जो प्राचल को अपन मैट्रिक्स के द्वारा इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका मान अपन ज्ञात करें। यहाँ पे I क्या होगी? इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। O यहाँ पे
आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, आर यहाँ पे आर रिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एफ यहाँ पे फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब इनका मान कैसे निकालें वो देख रहे हैं, फिर अपन एक एक की चर्चा करेंगे। तो आप देखिएगा कि तीनों प्राचल का मान निकालने का तरीका सेम है। सबसे पहले अपन मानते हैं कि चतुर टर्मिनल जाल, ये तो दिमाग में पिक्चर रहनी चाहिए कि अपने पास इस प्रकार से चतुर टर्मिनल जाल है जिसके दो इनपुट सिरे हैं, दो आउटपुट सिरे हैं। यहाँ पे I1 और V1 इनपुट धारा, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज है। I2 और V2 आउटपुट करंट एवं आउटपुट वोल्टेज है। चतुर टर्मिनल जाल अपने पास है। ये पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए। फिर अपन एक बार तो जो I1 और I2 है, I1 और I2 है, इसको स्वतंत्र राशियां मानते हैं। स्वतंत्र राशि, अगर I1 और I2 स्वतंत्र राशि है तो V1 किसका फंक्शन होगी? V1 और V2 मानेंगे कि अपने पास इनके ऊपर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, राशियां हैं। I1 और I2 के ऊपर डिपेंड करेगी। इसी प्रकार से V2 इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड I2। ये मानेंगे। इनका पैरामीटर निकालने का तरीका है मैथमेटिकल रूप से कि पहले अपन I1 और I2 को स्वतंत्र राशि मानेंगे। दूसरा पैरामीटर का मान ज्ञात करने के लिए y पैरामीटर का जब मान ज्ञात करेंगे तब V1 और V2 को स्वतंत्र मानेंगे, और s पैरामीटर का जब मान ज्ञात करेंगे तब उसमें अपन I1 और V2 को स्वतंत्र राशि मानेंगे, इंडिपेंडेंट। अब z पैरामीटर के लिए अपन I1 और I2 को स्वतंत्र राशि मान के चलते हैं, और इसको मैं स्मॉल में व्यक्त करूं कि यहां पे इनपुट करंट अपने पास है I1, ये अपने पास V1, ये अपने पास I2, ये अपने पास V2। मान कि I1 स्मॉल I1 एवं I2 स्वतंत्र राशियां, स्वतंत्र राशियां, एवं V1 स्मॉल में है। V1 is the function of I1 and I2, and the V2 is the function of I1 and I2। ठीक है, I1 और I2 को अपन स्वतंत्र माना तो V1 और V2 I1 और I2 के ऊपर डिपेंड करते हैं, या अपन कहें V1 जो फंक्शन होगा I1 और I2 का होगा, V2 भी इस प्रकार से I1 और I2 का होगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे, इसको समीकरण नंबर 2 दे, सभी में एक जैसा तरीका। अब इसका पूर्ण अवकलज करने का, कई बुक्स में आप देखोगे कि V1 की जगह अपने पास ये फंक्शन भी कर रखा है, फंक्शन या फंक्शन प्रकार से कर रखा है। लेकिन अगर अपन ये V1 कर दें यहाँ पे V2 तो भी सही है कि I1 और I2 के फंक्शन। अब समीकरण 1 और 2 का पूर्ण अवकलज करने का, टोटल डेरिवेटिव पूर्ण अवकलज जब अपन करेंगे, आप सभी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, पूर्ण अवकलज करना आता है। पूर्ण अवकलज कर रहे हैं तो dV1 इज इक्वल टू पहले पार्शियल डेरिवेटिव डेल V1 अपॉन डेल I1 या dI1 प्लस डेल V1 अपॉन डेल I2 एंड dI2। ये सभी को आता है, ये पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव। इसको अपन दे समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से समीकरण 2 का पूर्ण अवकलज करते हैं, dV2 इज इक्वल टू डेल V2 अपॉन डेल I1 dI1 प्लस डेल V2 अपॉन डेल I2 एंड dI2, समीकरण नंबर 4। अब यहां पर डेल V1 में परिवर्तन को बताता है, dV2 वोल्टेज V2 में परिवर्तन बताता है, और डेल V1 अपॉन I1 ये जो V1 अपने पास है वो
आई के रेस्पेक्ट में किस प्रकार से चेंज होता है। तो प्रत्येक में अपन देख रहे हैं कि यहाँ V1 और V2 I1 और I2 के फलन है, लेकिन माना कि इनमें परिवर्तन अल्प होता है। अल्प परिवर्तन के कारण, माना अल्प परिवर्तन है, तब V एवं I के मध्य ग्राफ रैखिक है। इसका मतलब क्या वो बताएंगे कि V और I के मध्य ग्राफ रैखिक है। पहले मैंने बताया था रैखिक प्रतिबाधा, ये अपने पास V है, ये अपने पास I है, ये अपने पास लीनियर ग्राफ आता है। तो इसका मतलब प्रत्येक बिंदु के ऊपर V अपॉन I का मान नियत है, यानी कि V अपॉन I का मान, V अपॉन I का मान, V अपॉन I का मान, V अपॉन I का मान जनरल रूप में अपन कहें कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तब ये गुणांक di1 का ये गुणांक, इसका ये गुणांक, इसका ये गुणांक, इसका ये गुणांक सभी नियत है। ग्राफ रैखिक है तो माना कि V अपॉन I अपने पास नियत है। नियत है तब इस समीकरण 3 और 4 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? समीकरण 3 और 4 को dV1 में परिवर्तन को मैं कैपिटल V1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पहले स्मॉल था अब V1 ले रहा हूं, इज इक्वल टू ये जो डेल V अपॉन डेल I1 है, ये अपन नियत मान के चल रहे हैं, वो नियत है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ZI से। I से क्यों कर रहा हूं ये भी बताएंगे। di1 है, इसको मैं लिख रहा हूं I1। सिमिलर वे इसको मैं नोट कर रहा हूं ZR से। ये अपने पास है di2 को मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल I2 से। इसी प्रकार समीकरण 4 से यहां मैं लिख रहा हूं V2 इज इक्वल टू, इसको डिनोट किया अपन ने ZF से, फिर ये I1 प्लस ZO, इसको ZO लिख रहा हूं I2। कि इनमें परिवर्तन अल्प होने के कारण तथा V और I के मान नियत होने के कारण dV1 को कैपिटल V1 से, dV2 को कैपिटल V2 से, dI1 को कैपिटल I1 से, dI2 को कैपिटल I2 से, उनके परिवर्तन को ZI, ZR, ZF और ZO से व्यक्त करते हैं। अब समीकरण अपने को प्राप्त हो गए 5 और समीकरण नंबर 6। अब देखिएगा कि यहां पर ZI, ZF, ZO को किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब समीकरण 5 और 6 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू ZI को मैं लिख रहा हूं Z11 I1 प्लस ZR को मैंने लिख दिया Z12 I2। V2 इज इक्वल टू, इसी प्रकार समीकरण 6 को लिखते हैं, इसको लिखा Z21 I1, ZO को लिखा Z22 I2। अब यहाँ पे जो Z11 है कि Z11 इज इक्वल टू क्या है, ZI है। क्लियर? समीकरण नंबर में इसको 7 दूं और इसको अगर 8 दूं तो ये तो एक्चुअल में ZI की जगह क्या लिख दिया, Z11 लिख दिया। इसको प्रतिबाधा के रूप में अपन बनाने के लिए अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ZI क्या है, I यहां पे रिप्रेजेंट किया तो I इनपुट से संबंधित है और Z क्या है, प्रतिबाधा। तो ये तो आपको मालूम चल गया कि निवेशी प्रतिबाधा, ये क्या है ZI, निवेशी प्रतिबाधा। दूसरा पेन लेता हूं, निवेशी प्रतिबाधा। अब निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं पहले, आपको बताया भी था। निवेशी प्रतिबाधा जब इसमें कंडीशन कि समीकरण 5 से आप देख रहे हैं कि ZI का मान जब VI अपॉन II करते हो, VI अपॉन II करते हैं तो ये टर्म शून्य होनी चाहिए। एक बार समझिएगा कि समीकरण 5 में जब I2 इज इक्वल टू 0 हो तब
जेड आई इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। अपन क्या क्या I2 का मान जब 0 रखेंगे तो जेड आई का मान क्या है, जेड आई इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। इसको अपन कह रहे हैं निवेशी प्रतिबाधा। जब क्या हो, जब I2 इज इक्वल टू 0 हो। I2 इज इक्वल टू 0 तो अपन ने बात की थी ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की। तो ओपन सर्किट में क्या होता है कि ओपन सर्किट में प्रतिबाधा का मान अनंत रहता है और धारा का मान 0 रहता है। तो I2 जब 0 है तो अपन कह सकते हैं I2 यानी कि 2 रिप्रेजेंट कर रहा है निर्गत परिपथ को। जब निर्गत परिपथ, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, जब या लिखता हूं निर्गत परिपथ खुला हो, निर्गत परिपथ खुला। क्लियर? इसी प्रकार से अब यहां जेड आई अपने पास क्या है, इसका मान अपन ने लिखा V1 अपॉन I1 इनपुट से संबंधित है तो निवेशी प्रतिबाधा हो गई। इसी प्रकार से जेड आर जो अपन लेंगे कि जेड आर इज इक्वल टू क्या अपने पास, Z12 इज इक्वल टू V1 अपॉन I2। जब I1 इज इक्वल टू 0 हो, समीकरण 5 से I1 का मान 0 कर दिया तो ZR का मान आया V1 अपॉन I2। तो I1 सबसे पहले तो देखो I1 क्या है, निवेशी परिपथ से संबंधित है, लेकिन उसका मान क्या है, 0 है। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन सर्किट को। ओपन सर्किट यानी कि निवेशी परिपथ खुला। लेकिन यहां पर V1 अपॉन I2 है, यानी कि निवेशी परिपथ का वोल्टा और निर्गम धारा। यानी कि एक लूप में अपन ने वोल्टा लगाई, दूसरे लूप की धारा है। तो यहां पे पहले लूप में वोल्टेज और दूसरे की धारा है, उनका अनुपात तो V अपॉन I का है। तो जो यूनिट आएगी वो प्रतिबाधा की आएगी। लेकिन ऐसी प्रतिबाधा को यहां पे जब अपन ने R लगा दिया तो R रिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। R क्या है, रिवर्स। रिवर्स मतलब उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा कि जेड आर अपने पास क्या, उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा जब निवेशी परिपथ खुला हो। तो आर जो सबस्क्रिप्ट है जो रिवर्स को रिप्रेजेंट करता है वो अपने पास उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं समीकरण 6 से ZF, समीकरण से ZF का मान जो अपन निकालना चाह रहे हैं तो ZF इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं V2 अपॉन I1 जब I2 0, जब I2 0। I2 निर्गत धारा को व्यक्त कर रही है, 0 है, इसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कौन सा होगा, निर्गम परिपथ, खुला परिपथ हो। F यहां पे फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो यह कि निवेशी परिपथ की धारा हो और निर्गत परिपथ का जब वोल्टा हो तो उनका अनुपात तो प्रतिबाधा आता है जिसको Z अपन कह रहे हैं। लेकिन F फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसको अग्र अंतरित प्रतिबाधा कहते हैं। अग्र अंतरित प्रतिबाधा। क्लियर? F और I R अपन ने को निश्चित कारण से इसको सब्सक्रिप्ट दिया है। इसी प्रकार से ZO की बात कर रहे हैं। ZO अपने पास क्या है, यहां से अपन देखेंगे V2 अपॉन I2 जब I1 0, I1 0 यानी कि खुला परिपथ है और वो भी कौन सा, निवेशी परिपथ खुला हो। O आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे V2 जो अपने पास है निर्गम वोल्टा है, I2 निर्गम धारा है, तो इस कारण से इसको निर्गम प्रतिबाधा कहते हैं जबकि निवेशी परिपथ खुला। तो सभी जो ZI, ZR, ZF, Z0 का मान अपन ज्ञात करते हैं तो सभी में ओपन सर्किट आता है, खुला परिपथ। इसी कारण से इसे खुला परिपथ प्रतिबाधा कहते हैं। मैट्रिक्स के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि V1 V2 इज इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22 और इधर अपने पास आएगी धारा I1 I2। क्लियर?
तो Z11 ZI है, Z12 ZR है, Z21 ZF है, Z22 Z0। इसे प्रतिबाधा मैट्रिक्स कहते हैं, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। और ये जो Z11, Z12, Z21, Z22 है, इसको प्राचल कह रहे हैं, Z प्राचल। थैंक यू। आगे के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे Y प्राचल कि एडमिटेंस प्राचल क्या होते हैं। थैंक यू।